हेलो एवरीवन, आई एम वंदना पारिक एंड असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बियानी लॉ कॉलेज। मैं आप सभी का वेलकम करती हूं हमारी gurukpo.com चैनल के ऊपर। आप सभी ने मेरा लास्ट लेक्चर देखा था, हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के बारे में बात करी थी। आज भी हम लोग इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के बारे में ही डील करने जा रहे हैं। मेरा ये सेकेंड लेक्चर है। हमारा फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने देखा था, उसमें हमने बात करी थी एक्चुअली इकोनॉमिक्स क्या होती है, हम क्यों इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं, हमें क्या रिक्वायरमेंट है और किस तरीके से हम लोगों को पढ़ना चाहिए, प्लस हम लोग और क्या इसमें कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं, अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज एक बार जरूर देखिएगा, बिकॉज मैंने उसमें आप लोगों को ये बताया है कि कैसे हम लोगों को किसी भी इंडिविजुअल यानी किसी एक पर्सन की इकोनॉमी के बारे में पता करना होता है तो हमें उसके बारे में क्या क्या पढ़ना होता है। हमें एक्चुअली उसकी इनकम के बारे में देखना होता है। हमें ये देखना होता है कि कितना उसको इनकम होता है, कितना वो वहां पे सेव कर सकता है अपनी इनकम में से, कैसे वो अपने बजट को सेव करके अपना प्रॉफिट कर सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग सभी जानते हैं जैसे कि हम लोग हर किसी पर्सन का, हर किसी इंसान का, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो घर पर हो, चाहे वो एक छोटा बच्चा हो या किसी को बच्चे को पॉकेट मनी मिलती हो, वो हो, पेरेंट्स हो, वी ऑल वांट सम प्रॉफिट, वी ऑल वांट प्रॉफिट। हम लोग अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं और उसी अकॉर्डिंग, मतलब जितना आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग आपका हमेशा एक ही मोटिव रहेगा, क्या कि आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें, आप अपने प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा बचा सकें, प्लस आप अपने प्रॉफिट को बचाने के बाद भी अपने एक्सपेंसेस को कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो ये आप कब कर पाएंगे, जब एक्चुअली आपको अपनी इकोनॉमी के अंदर बैलेंस करना आ जाएगा। तो इकोनॉमिक के मीनिंग के अंदर मैंने आपको बताया था कि इसका मीनिंग ही यही है। हम लोग एक्चुअली इकोनॉमिक सब्जेक्ट पढ़ते ही इसी वजह से हैं, क्योंकि अगर हमें हमारी लाइफ को बैलेंस करना आ गया तो हम लोग बहुत ही सक्सेसफुल लाइफ को आराम से जी सकेंगे। उसको करने के लिए, हमें बैलेंस करने के लिए इकोनॉमिक्स पढ़नी जरूरी होती है। क्योंकि जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मेरी भी 500 पॉकेट मनी है, तुम्हारी भी 500 पॉकेट मनी है, बट यार मेरा तो बचता ही नहीं है कुछ भी अमाउंट और तुम्हारे पास सेविंग ज्यादा होती है। तो वो चीज वही पर्सन कर सकता है एक्चुअली जिसको बैलेंस करना आता है, जिसको ये समझ में आता है कि उसको कितना खर्च करना है, प्लस उसको उस खर्चे के बाद भी सेविंग कैसे करनी है और कहाँ पे खर्च करना है, कैसे खर्च करना है। ठीक है, तो ये चीज भी हमने देखी थी, हमने टाइप्स भी देखे थे। कौन कौन से हमने बात करी थी, जैसे कि कोई भी फैमिली है, कोई हाउस होल्ड की हमने जो बात करी थी, हाउस होल्ड इकोनॉमी। दैट मीन्स अगर किसी फैमिली इकोनॉमी की बात करें, किसी भी एक फैमिली की इकोनॉमी की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो होता है हाउस होल्ड इकोनॉमी। अगर हम लोग वहां देखें, उनके फादर भी वर्किंग है, उनका सन भी वर्किंग है, उनकी जो इन लॉ है वो भी वर्किंग है, मतलब हर एक पर्सन जो है एक फैमिली के अंदर वर्किंग है। तो क्या सोचेंगे लोग, इसकी इकोनॉमी तो बहुत स्ट्रांग होगी, बट उसकी इकोनॉमी को स्ट्रांग करने के लिए जब तक उसको बैलेंस करना नहीं आएगा, अपनी लाइफ के अंदर बैलेंस करना नहीं आएगा अपनी इनकम को, वो नहीं हो पाएगी उसकी इकोनॉमी अच्छी स्ट्रांग। ठीक है, उसको बैलेंस करने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, हमारे एक्सपेंसेस को कम करना होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे एक्सपेंसेस जो नेसेसरी है हम लोगों के लिए, वो तो हमें खर्च करने ही होंगे। उनको खर्च करने के बाद भी हम कैसे पैसा बचा सकते हैं, वो हम लोग इसमें डील करते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था एक बिजनेस इकोनॉमी। बिजनेस इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया, कोई ऐसा पर्सन जो वर्किंग है, कोई ऐसा पर्सन जो फर्म में काम करता है, जिसकी खुद की फर्म है, कोई ऐसा पर्सन जिसका बिजनेस है, जो पर्सन का खुद का ओनर है, वो पर्सन ओनर है, तो वो जो पर्सन होगा वो अपनी इकोनॉमी को कैसे डील करेगा, कैसे सेविंग्स करेगा, कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगा। क्योंकि हर किसी का यहाँ पे मोटिव क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और लेसर कॉस्ट। अगर हम लोग बात करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, तो मैन्युफैक्चरर का भी क्या काम होता है कि वो कम कॉस्ट लगाकर ज्यादा प्रॉफिट ले सके,
है ना, यानी कि उसका जो प्रोडक्ट उसने बनाया है उस पे उसकी कॉस्ट तो कम लगे और उसका प्रॉफिट ज्यादा आए। यानी जब कंज्यूमर बाय करे उसको तो वो उस रेट में बाय करे जो डबल ट्रिपल रेट हो। अगर हम लोगों के पास, हम लोग बात करते हैं जैसे फार्मर है, ठीक है, वीट क्रॉप ये सब वो करता है, तो उसके बाद जब हम तक आती है तो बहुत हाई रेंज में हमें मिलती है, जबकि एक्चुअली वेजिटेबल्स की कॉस्ट इतनी नहीं होती। तो ये चीज क्यों होती है? क्योंकि जब मैन्युफैक्चरर अपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, तो वो तो कॉस्ट कम लगाता है, लेकिन वो हम तक आने के लिए रिटेलर लेता है, होलसेलर लेता है, शॉपकीपर लेता है, मीडिएटर्स भी बहुत होते हैं। तो इन मीडिएटर्स को अगर हटा दिया जाए तो हम लोग बहुत अच्छे से ले सकेंगे, प्रॉफिट भी हमारे पास ज्यादा होगा, हमारी भी सेविंग्स होगी और कंज्यूमर के पास भी प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा आ सकेगा, है ना। तो यही चीज होती है इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो आज हम लोग जो डील करने जा रहे हैं वो डील करते हैं प्रॉब्लम्स। एक्चुअली प्रॉब्लम्स क्यों आती है? देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं हर जगह प्रॉब्लम्स तो होती ही होती है, जैसे हर किसी का क्या होता है, एक्सेप्शन होता है, वैसे यहाँ पे इकोनॉमिक्स की भी क्या है, प्रॉब्लम्स है, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स। द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स इज द सेकेंड लेक्चर। क्लियर? इसमें हम लोग जो डील करेंगे वो ये डील करेंगे कि इकोनॉमिक्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स है वो क्यों रेज होती है और कैसे रेज होती है। जो भी हम पढ़ेंगे वो सारा हम लोग प्रैक्टिकलिटी पे पढ़ेंगे, जो भी हम पढ़ेंगे वो हम लोग एक्चुअली प्रैक्टिकलिटी को ध्यान में रखकर ही पढ़ेंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि आपके पास जो पॉकेट मनी है वो 500 रुपीज है, 500 रुपीज की पॉकेट मनी है, कितना आपको खर्च करना है या कितना आपका प्रॉफिट हुआ। अगर आपका प्रॉफिट होता है, दैट मीन्स अगर आपकी सेविंग्स हो गई उस 500 रुपीज में से 100 रुपीज आपने सेव कर लिया, दैट मीन्स आपको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। उसी 500 रुपीज में से अगर आपके 100 रुपीज एक्स्ट्रा लग गए, एक्स्ट्रा मतलब 500 तो आपने पे कर दिया, दैट मीन्स फिनिश हो गया, प्लस आपने 100 रुपीज बोरो किया किसी से और वो भी आपका लग चुका है इसके अंदर, दैट मीन्स आपको लॉस हुआ है। तो ये चीज क्यों होगी? अगर आपने 500 रुपीज को बैलेंस नहीं किया, अगर आपने सही तरीके से उसको बैलेंस नहीं किया तो ये चीज ठीक से नहीं कर पाओगे आप और आपका प्रॉफिट कम होगा, आपकी कॉस्ट ज्यादा लगेगी। और इस चीज को दूर करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स। क्लियर है? तो आइए हम लोग डील करते हैं। ये क्या होती है? इसमें होता है द रिसोर्सेज आर स्केयर। जैसे कि मैंने मेरे लास्ट उसमें भी बताया था, लेक्चर में भी, फर्स्ट जो लेक्चर था मेरा उसमें मैंने आपको बताया था स्कैरिसिटी, यानी कि स्केर्स का मतलब होता है लिमिटेड। कोई भी चीज जो लिमिटेड नेचर में है, कोई भी चीज जो लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर है, उसको आपको एक्सटेंड करना है या उसकी कैसे सप्लाई करनी है, उसको कैसे यूज करना है, उसको कैसे डिमांड है कस्टमर्स की, तो उसको आपको टैकल करना है। दैट इज नोन एज स्कैरिसिटी। रिसोर्सेज आर स्कैर्स। हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है वो क्या है? लिमिटेड है, नंबर ऑफ क्वांटिटी उसकी कम है, ठीक है। सेंट्रल प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम क्या आ सकती है? यानी कि ये हमारी इकोनॉमी प्रॉब्लम हो गई। यानी क्या है कि कस्टमर तो ज्यादा से ज्यादा डिमांड करेगा, कस्टमर्स को कोई मतलब नहीं होगा आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं। कस्टमर ने अगर डिमांड किया तो यू हैव टू गिव हिम, है ना, यानी आपको देना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको तो रिसोर्सेज आप सेल करने के लिए तो आए हो। तो ये जो रिसोर्सेज है, ये जो स्कैरिसिटी ऑफ रिसोर्सेज है, ये भी हमारी एक सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। मतलब क्या है कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर चीज को ऑल्टरनेटिवली यूज करते हो, ये भी हमारी एक सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग स्टेट के अकॉर्डिंग देखें, अगर हम लोग खुद मैन्युफैक्चरर हैं, तो हम लोग क्या सोचेंगे कि हमारा प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा यूज आए। अगर आप एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, ऑल्टरनेटिवली यूज कर रहे हैं, तो आपकी परचेजिंग पावर कम होगी।
आप कम खरीदेंगे तो हम लोगों के कस्टमर्स कम होंगे, कस्टमर कम होंगे तो हम लोगों के पास प्रॉफिट कम होगा, हमारी इनकम कम होगी, हमारी यानी प्रोड्यूसर्स की इनकम कम होगी, दैट मीन्स मैन्युफैक्चरर के पास कम प्रॉफिट गया, उनके पास कम प्रॉफिट जाने का मतलब क्या है, स्टेट के पास कम इनकम गई, स्टेट के पास कम इनकम, दैट मीन्स हमारी जो जीडीपी है, जो हमारा ग्रोथ है वो क्या होगा, कम होगा। क्लियर है? तो हम लोगों को कैसे इंक्रीज करना होगा इस चीज को कि जब हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो हम लोगों को रिसोर्सेज को एक्सटेंड करना है, हमारे रिसोर्सेज जो ऑल्टरनेटिवली यूज आ रहे हैं हम लोगों को उसको ध्यान में रखना है। ये चीज आप कैसे कर पाएंगे, जब एक्चुअली आपको ये पता हो कि आपको कितने रिसोर्सेज को यूज करना है, कहां पर यूज करना है और कैसे यूज करना है। तो 3 तरीके की सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी होती है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें एक्चुअली क्या प्रोड्यूस करना है। हम लोग यहाँ पे जो भी डील करेंगे आज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, वो हम लोग ध्यान में रखेंगे एज अ प्रोड्यूसर। हम लोग एक्चुअली ये खुद को यही मान के चलेंगे कि वी आर अ प्रोड्यूसर, फिर ही हम लोगों को इजीली समझ आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या है, हम लोग प्रोड्यूसर्स हैं, हम लोगों को गुड्स को सेल करना होता है, हम लोग बहुत ही अच्छा प्रोड्यूस करते हैं मार्केट के अंदर, बट कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई है, कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ गई है, जैसे कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड नेचर के हो गए हैं, दैट मीन्स स्कैरिसिटी ऑफ रिसोर्सेज। हमारे जो रिसोर्सेज है वो ऑल्टरनेटिवली यूज करे जा रहे हैं, दैट मीन्स नेक्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। इन प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए हम लोगों ने 3 चीज को बारे में बात करी। क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसको प्रोड्यूस करना चाहिए, क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, किसको प्रोड्यूस करना चाहिए और कितना प्रोड्यूस करना चाहिए, क्या, कितना और कौन। ये 3 प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स है। देखिए ये मैंने यहाँ लिख भी लिखा है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे करेंगे, और फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये 3 तरीके की ऐसी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है जिसको आज हम लोग डील करने जा रहे हैं। क्लियर हुआ? फर्स्ट हम लोग यहाँ देखते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है हमें, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, मोर इन डिमांड एंड लेस इन सप्लाई। हम लोग ये देख रहे हैं कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, तो हम लोगों ने क्या डील किया कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड तो ज्यादा है लेकिन उसकी सप्लाई क्या हो रही है, कम हो रही है, तो क्या प्रोड्यूस करना है, वो प्रोड्यूस करना है जिसकी क्या है, डिमांड ज्यादा है। ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों को कब पता चलेगा कि आपको कितना और किसका क्या प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है, जब आपको ये पता चल जाएगा कि एक्चुअली आपको क्या सेल करना है, मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट निकालना है। ये तभी आपको पता चलेगा जब आप अपनी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी को डील करेंगे, जब आप अपनी इकोनॉमिक्स को बैलेंस कर पाएंगे, जब आप लोगों को ये पता लग जाएगा कि एक्चुअली सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी होता क्या है, हमें क्या डील करना है, किस तरीके से प्रोडक्ट को मार्केट में निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट हमने देख लिया कि हमें निकालना क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस। ये कैसे पता चलेगा, हमें मार्केट की एफिशिएंसी को देखना होगा, हमें कस्टमर्स को देखना होगा कि कस्टमर की कितनी डिमांड है और एक्चुअली कहाँ पे डिमांड ज्यादा है। हम अगर बिजनेस को भी स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि क्या कस्टमर ज्यादा मांगता है ना, मार्केट में ज्यादा किस चीज की डिमांड है, हम लोग उसी तरफ ज्यादा जाना पसंद करते हैं। इवन कंज्यूमर कस्टमर्स भी यही सोचते हैं कि जितना ज्यादा प्रोडक्ट कोई सेल हो रहा है दैट मीन्स वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसकी प्राइस अच्छी होगी, तो हम लोग वहां पर ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो प्रोड्यूसर भी यही सोचता है कि कंज्यूमर कहाँ पर ज्यादा है, कंज्यूमर जिस प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा होंगे, जिस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी, उतनी सप्लाई वो अपनी क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा, यानी इंक्रीज करेगा। ठीक है, लेकिन इधर ही वैसा होता है, दैट मीन्स डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। ये भी हमारी वन ऑफ द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है। ये कब हो पाएगा, जब आपके रिसोर्सेज स्केयर होंगे, यानी लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, स्कैरिसिटी ऑफ रिसोर्सेज होगा, तो आपकी ये सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी बन सकती है। क्लियर? फिर यहाँ लिखा है व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड,
मतलब आपको अब क्या प्रोड्यूस करना है ये आप तभी पता लगा पाएंगे जब आपको कंज्यूमर की डिमांड के बारे में नॉलेज होगा। जब आपको ये समझ आ जाएगा कि एक्चुअली कंज्यूमर क्या डिमांड कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को निकालेंगे मार्केट में और कंज्यूमर उस चीज को बाय करेगा, तो आपके गुड्स बहुत ही अच्छी तरीके से सेल हो पाएंगे और आपकी जो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है ये भी क्या हो पाएगी कम हो पाएगी, खत्म हो पाएगी। फिर यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है इन व्हाट क्वांटिटी। फॉर थर्ड इज What goods and services are to be produced, कौन से प्रोड्यूस करने, ये हम लोगों ने देख लिया कि जहां ज्यादा डिमांड है, कंज्यूमर की जितनी डिमांड होगी उतना ही वही प्रोडक्ट हम लोग मार्केट में निकालेंगे। कितना निकालना है, इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस, तो ये होती है हमारी व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, आपको क्या प्रोड्यूस करना है। ये कब पता चलेगा, जब आपको किसी भी कंज्यूमर की डिमांड के बारे में नॉलेज हो गया, जब आपको ये पता लग गया कि एक्चुअली कंज्यूमर क्या चाहता है। तो हमने ये देख लिया, अच्छा ये इसको ये प्रोडक्ट की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, चलो यही हम लोग सेल करेंगे। अब सेल करने के लिए हम लोग देखेंगे कि क्या चाहिए, हम लोगों को पता चल गया चलो डव शैम्पू की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, हम लोग डव खोलेंगे। ठीक है, हम लोगों ने एक डव का प्रोडक्ट स्टार्ट किया सेल करना, हमने मार्केट में निकाल दिया। उसके बाद हमने ये देखा कि हमें कितना निकालना है, कितनी क्वांटिटी में, उसके लिए भी हमें कंज्यूमर के डिमांड की नॉलेज होनी चाहिए। जब आपको ये पता लग जाएगा कि कंज्यूमर की डिमांड ज्यादा है तो आप लोग क्या करेंगे, ज्यादा प्रोडक्ट निकालेंगे। जब आपको पता लगेगा कंज्यूमर की डिमांड कम है तो आप उस अकॉर्डिंग निकालेंगे प्रोडक्ट अपना। ठीक है, इन व्हाट टू क्वांटिटी यानी व्हाट टू प्रोड्यूस। क्लियर। अब यहाँ पे शिफ्ट होते हैं हाउ टू प्रोड्यूस। अब कैसे प्रोडक्ट को निकाला जाए, कैसे प्रोड्यूस करा जाए, कैसे गुड्स एंड सर्विसेज को अवेल कराया जाए कंज्यूमर को, जहां पे मैक्सिमम भी प्रॉफिट हो एंड लेस इन कॉस्ट। अगर मैं प्रोड्यूसर हूं, अगर मैं मेरे डव शैम्पू को निकालती हूँ, फॉर एग्जाम्पल डव का हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, ठीक है, इस एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे ये बोलती हूँ कि मैंने ये देखा कि मैंने क्या निकालना है, डव का निकालना है। क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड ज्यादा है। कितना निकालना है, बहुत ज्यादा है, या नंबर ऑफ क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हमने देख लिया इसकी इतनी डिमांड है, हमने इतना मार्केट में निकाल दिया। अब देखते हैं हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे निकालें। कि अगर मैं प्रोड्यूसर हूं तो मैं हमेशा से यही चाहूंगी कि मैं वहां बिजनेस करने बैठी हूं तो मुझे क्या हो, ज्यादा प्रॉफिट हो और कम लॉस हो। ठीक है, या यू कैन से ज्यादा प्रॉफिट हो, मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए। और उस प्रोडक्ट के ऊपर मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे होगा, जब आपकी कॉस्ट तो कम लगेगी और आपको मिलेगा ज्यादा पैसा। दैट मीन्स आपने कम कॉस्ट लगाई है लेकिन आपको पैसा ज्यादा मिल रहा है, उसी को बोलेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट। तो कैसे हमें प्रोड्यूस करना है, जिसका मैक्सिमम प्रॉफिट हो एंड लेस इन कॉस्ट, जिसकी कॉस्ट कम हो और प्रॉफिट ज्यादा हो। प्रॉफिट ज्यादा होने के लिए आपको कम कॉस्ट लगानी है या अपने प्रोडक्ट की हाई प्राइस रखनी है। आपके प्रोडक्ट को जब कंज्यूमर ज्यादा पे करने लगेगा तो आपको प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। ठीक है, दो टेक्निक्स है यहाँ पे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। ये टेक्निक्स ऐसे बोलती है कि अगर मैं प्रोड्यूसर हूं तो मैं यही चाहती हूं कि जो मेरी लेबर है, मींस जो रेंट हुआ, वेजेस हुआ, ये जो रेंट हुआ, वेजेस हुआ, सैलरी हुई, बोनस हुआ, ये सारी चीजें क्या है, वो टेक्निक्स है। जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं स्टूडेंट्स कि पहले के टाइम पे क्या होता था, लेबर वर्क ज्यादा होता था, है ना। पहले मशीनरीज कम होती थी तो हम लोग क्या करते थे, लेबर्स के ऊपर डिपेंड रहते थे। दैट मीन्स वो लोग क्या करते थे, बहुत सारी मशीन्स के ऊपर नहीं वर्क करते थे, वो लोग खुद वर्क करते थे, मैन लेबर ज्यादा होती थी। ठीक है, उसका जस्ट अपोजिट हो गया, अब कैपिटल लेबर ज्यादा होती है, यानी हम लोग मशीनरीज के ऊपर ज्यादा डिपेंड हो गए हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और इसकी कॉस्ट भी कम लगती है। अगर हम लोग लेबर को लेते हैं तो हम लोगों को उसको ज्यादा पे करना होता है, ज्यादा लेबर लगती है, और यहाँ पे एक ही मशीन 100 जनों का काम बहुत ही इजीली कर पाती है। तो ये वो टेक्निक्स होती है जो कैसे प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस करना है वो उसको ध्यान में रखता है। वन इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स
एंड नेक्स्ट इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। जो कैपिटल, जो मशीन्स है, जो बड़ी बड़ी मशीन्स है जो वहां पे वर्क करती है, उस प्रोडक्ट को बनाने में जो 100 लोगों का काम एक ही मशीन करती है, वो होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। नेक्स्ट इज प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का हमेशा एक ही मोटिव रहेगा, उसका हमेशा से एक ही ऑब्जेक्ट रहेगा, क्या कि अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करना, कम लगाना और उसका प्रॉफिट ज्यादा। दैट मीन्स कॉस्ट कम लगेगी और आपने कमाया ज्यादा है, आपने उसको प्राइस में, जिस प्राइस में सेल किया था उस प्राइस में वो सेल हो गया है, उससे आपको क्या हुआ है, ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। समझ आया हाउ टू प्रोड्यूस। अब चलते हैं यहाँ, थर्ड इज फॉर होम टू प्रोड्यूस। हमने ये तो देख लिया क्या निकालना है, कितनी क्वांटिटी में निकालना है और कैसे निकालना है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि एक्चुअली प्रोड्यूसर यानी कि जो कंज्यूमर है वो किसको देगा। प्रोड्यूसर उसी कंज्यूमर को ज्यादा प्रेफरेंस देगा जो उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट देगा। अगर क्लास में हम लोग स्टूडेंट्स के सामने पढ़ा रहे हैं और एक स्टूडेंट तो सो रहा है, हेड डाउन करके बैठा है, और एक स्टूडेंट एक्टिवली आंसर कर रहा है, एक्टिवली क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो फैकल्टी जो टीचर है वो भी उसी स्टूडेंट को ज्यादा प्रेफरेंस देगा जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है क्लास में, है ना। एक हेड डाउन करके बैठे तो ज्यादा उस पर प्रेफरेंस नहीं दे पाएगा। यानी प्रायोरिटी बेसिस किसको रखेगा, प्रोड्यूसर, जो उस प्रोड्यूसर को उस प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा पे करे, उस प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा प्रॉफिट दे, वो उसी पर्सन को क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा पे कर पाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा फॉर होम टू प्रोड्यूस, तो हम लोग किसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। पहले के टाइम पर अगर हम लोग बात करें तो लोग ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते थे, है ना। जो रिचर्स होते थे वो तो ज्यादा पे करते थे आराम से, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। लेकिन जो एवरेज पीपल होते थे, जो कम, जो लोअर लेवल ऑफ सेक्शन ऑफ सोसाइटी होती थी, वो ज्यादा पे नहीं कर पाती थी। उन सेक्शन ऑफ सोसाइटी यानी कि जो लोअर लेवल ऑफ सेक्शन ऑफ सोसाइटीज हैं, वो ज्यादा पे नहीं कर पाते थे, तो उनके ऊपर प्रोड्यूसर ज्यादा ध्यान भी नहीं देते थे। यानी उनको प्रायोरिटी बेसिस पे नहीं रखा जाता था, प्रायोरिटी बेसिस पे हमेशा रिचर्स को रखा जाता था। क्यों? क्योंकि वो हाई कॉस्ट पे करने के लिए अवेलेबल होते थे हमेशा। बट जो लेबर होता था, जो कम, जो बिलो पुअर्टी लाइन होते थे, वो लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे। तो उस चीज से क्या होता था, हमारी ग्रोथ नहीं हो रही थी, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जो एक्चुअली रिचर है वो तो और रिच बनता जा रहा है और जो पुअर है वो और पुअर बनता जा रहा है, उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं निकल रहा था। इसलिए हम लोगों ने एक्चुअली इकोनॉमिक स्टडी करी, हम लोगों ने ये देखा कि क्यों गरीबी है, कैसे इस पुअर्टी को हटाया जाए। तो जब हमें ये पता चला कि जो लोअर लेवल ऑफ सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो चीजों को अफोर्ड ही नहीं कर पा रही है, उसको अफोर्ड नहीं कर पाती है, तो उससे क्या हो रहा है, जो गरीब है वो तो और गरीब हो रहा है और जो रिच है वो और रिच हो रहा है, ठीक है। तो वो ये देखेगा कि कैसे, किसको, कितना प्रोड्यूस करना है ना, क्या प्रोड्यूस करना है, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, प्लस कैसे प्रोड्यूस करेगा वो और किसको करेगा। तो किसको करेगा मैं देख लेते हैं, फॉर होम टू प्रोड्यूस। पुअर्स आर इग्नोर्ड। क्यों उनको इग्नोर किया जाता था, क्योंकि वो उनको पे नहीं कर पाते थे। अब डव शैम्पू है, क्या कोई भी पुअर पर्सन ले सकता है? नहीं। लेकिन गवर्नमेंट ने पहले की, ये तो शैम्पू की बात है, अगर हम लोग व्हीट की भी बात करते हैं, ग्रेन की बात करते हैं, राइस की बात करते हैं, तो वो भी उनके लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता था। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम्स निकाली है और आज वही लोग भी ले सकते हैं। अगर हम लोग हॉस्पिटल्स की भी बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने ये भी तो निकाला है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी अब वो लोग करा सकते हैं अपना इलाज, है ना। लेकिन पहले क्या अपना ट्रीटमेंट करा सकते थे पुअर पीपल? नहीं। उसके लिए भी गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है। तो ये स्कीम्स निकालना, उनके ऊपर ध्यान देना, ये सारी चीजें कौन कर सकता है? गवर्नमेंट कर सकती। कैसे करेगी? जब वो हमारी इकोनॉमी की स्टडी करेगी, ठीक है। जैसे ही उसने हमारी इकोनॉमी की स्टडी करी, एक्चुअली उसको समझ आ गया कि हम लोगों को क्या, कितना और किसको प्रोड्यूस करना है, कितनी नंबर ऑफ क्वांटिटी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाना है।
तो फॉर होम टू प्रोड्यूस क्या कहते हैं कि पुअर पीपल को इग्नोर किया जाता है, रिचर्स में पे हाई कॉस्ट। दैट मीन्स जो रिचर्स होते थे, जो बहुत ही ज्यादा रिच होते थे लोग, वो हाई कॉस्ट पे करने के लिए रेडी रहते थे हमेशा। कोई भी व्हीट हुआ, अनियन के भी बहुत, टमाटो, अनियन, इनकी भी कॉस्ट बहुत ज्यादा एक्सीड हो जाती थी बीच में, तो उसके लिए भी वो क्या है, हमेशा अवेलेबल है, हमेशा पे कर सकते हैं हाई कॉस्ट। ऑर्गेनिक फ्रूट्स क्या हम लोग ले सकते हैं? नहीं, लेकिन रिचर्स इजीली ले पा सकते हैं, ठीक है, यानी दे कैन अफोर्ड बट पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड, सो दे आर इग्नोर्ड बाय द प्रोड्यूसर। दैट मीन्स वी आर प्रोड्यूसर, तो हम लोग उन लोगों को इग्नोर कर देंगे जो हमें पेमेंट नहीं कर सकते, जो हमें पे नहीं करेंगे, हम उसको क्या करेंगे, इग्नोर कर देते हैं। फिर आते हैं दो तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन, फैक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या होती है? इनकम, लेबर हो गया, रेंट हो गया, फॉर लैंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मीन्स जैसे कोई लैंड है, उसके ऊपर जो रेंट आ रहा है आपका, आपने कोई भी प्रॉपर्टी है, अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया है, उस रेंट को बोलते हैं फैक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। कोई कैपिटल है, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, कोई बोनस मिल रहा है, कोई लेबर है आपकी, वो आपकी क्या है, फैक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या होती है? हाउस होल्ड एंड सोसाइटी, फैमिली इनकम, ये होती है इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो दीज 3 पॉइंट्स विच वी हैव कवर्ड क्या है? सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी क्यों आती है, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों के जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड नेचर के हैं, कम है, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज है, तो हमारी इकोनॉमी क्या होगी, प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या करने आए हैं, प्रोड्यूस करने आए हैं गुड्स एंड सर्विसेज को। तो अगर हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो हम लोगों की सेल नहीं होगी, सेल नहीं होगा तो प्रॉफिट नहीं होगा, अगर प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है आप तक तो आपके प्रोडक्ट भी अच्छे से सेल नहीं हो रहे हैं, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, मैन्युफैक्चरर को लॉस हो रहा है बिकॉज उसकी कॉस्ट लगी है, उतना वो नहीं गेन कर पा रहा है, हमारा प्रोडक्ट मार्केट के अंदर नहीं निकल रहा है। दैट मीन्स मार्केट एफिशिएंसी हमारी लो हो गई है। अगर प्रोड्यूसर की मार्केट एफिशिएंसी लो होगी तो उसकी ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी, उसकी ग्रोथ नहीं होगी, दैट मीन्स हमारी जीडीपी नहीं इंक्रीज होगा, हमारी कंट्री की ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। इसलिए इकोनॉमी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हमने बात करी ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं, अगर हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को अलग अलग तरीके से यूज करें, अलग अलग तरीके से ऑल्टरनेटिवली यूज करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो कम सेल होगा, वो कम सेल होगा, दैट मीन्स आपके कंज्यूमर्स कम आप तक आएंगे। अगर कंज्यूमर कम आ रहे हैं यानी प्रोड्यूसर को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। अगर आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहे हो, प्रोड्यूसर प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहा है और उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स हमारी ग्रोथ नहीं होगी, हमारी कंट्री की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। क्लियर? तो ये होते हैं हमारी दो बेसिक प्रॉब्लम्स। फर्स्ट इज स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड अनदर इज ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। अब हमने ये देख लिया कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअली प्रॉब्लम रिसोर्सेज को लेकर आती है। अब हमें ये देखना है कि उसको कैसे डील करना है। कैसे डील करना है, हम लोगों ने 3 पॉइंट्स की स्टडी करी कि क्या डील करना है, क्या प्रोडक्ट मार्केट में निकालना है, कितनी क्वांटिटी में निकालना है, क्या निकालना है हमें पता चल गया, कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी हमें पता चल गई, हाउ टू प्रोड्यूस, what to produce, how to produce and for whom to produce। ठीक है, क्या निकालना है प्रोडक्ट मार्केट में, कितनी नंबर ऑफ क्वांटिटी में निकालना है, कैसे निकालना है, किस तरीके से हमें हाउ टू प्रोड्यूस करना है, यानी किसी भी प्रोडक्ट को कैसे प्रोड्यूस करना है और किसको प्रोड्यूस करना है। जैसे ही हमें पता चला कि हम लोगों को प्रोडक्ट को निकालना है, क्या निकालना है, जिसकी डिमांड ज्यादा हो। जितनी ज्यादा मार्केट में किसी प्रोडक्ट की डिमांड होगी, प्रोड्यूसर वही प्रोडक्ट को सेल करना चाहेगा, प्रोड्यूसर वही चाहेगा कि उस प्रोडक्ट को वो मार्केट के अंदर निकाले और सेल करे। ठीक है, जिसकी कॉस्ट कम हो बट उसकी डिमांड ज्यादा हो, डिमांड ज्यादा होगी तो प्रॉफिट ज्यादा होगा प्रोड्यूसर को। क्लियर? फिर हमने देखा अच्छा ये निकालना है कितनी नंबर ऑफ क्वांटिटी में डिमांड है,
उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर हमने देखा उसकी जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो भी हमें किस तरीके से देनी है, क्या देनी है और इन व्हाट क्वांटिटी। गुड्स निकाल लिया, सर्विसेज निकाल ली, कितना और कितनी क्वांटिटी में हमें निकालना है वो हमने देख लिया। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करेंगे, जिसका हमारा मेन मोटिव क्या हो, मैक्सिमम प्रॉफिट हो और लेस इन कॉस्ट हो, जिसकी लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स भी हो और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स भी हम लोग यूज करें, क्योंकि मेन मोटिव क्या है हम लोगों का, मैक्सिमम प्रॉफिट एंड लेस इन कॉस्ट। क्लियर। होम टू प्रोड्यूस, किसको प्रोड्यूस करेंगे, जो हमें पेमेंट करेगा, यानी रिचर्स को हम लोग ज्यादा ध्यान देते थे। ये भी हमारी वन ऑफ द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी होती थी, इस चीज को भी हटा दिया गया। अब वही लोग जो लोअर लेवल ऑफ सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो आज हम लोगों के साथ में ही हर चीज में खड़े हैं, वो खाने को लेकर, हॉस्पिटल्स को लेकर, जॉब्स को लेकर। ये चीज कब आई, जब हम लोगों ने इकोनॉमिक्स की स्टडी करी, जब हम लोगों ने सर्वे करा, ठीक है। दो तरीके की इनकम पढ़ी, फैक्चुअल और इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। दिस इज ऑल अबाउट द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। यहाँ पर किसी को डाउट है तो प्लीज मेरे से कमेंट्स करके पूछिए। मेरा सेकेंड लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा, बिकॉज उस पर हम लोगों ने बेसिक बात करी थी कि एक्चुअली इकोनॉमिक्स क्या होती है। थैंक यू सो मच, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।